आज तुम्हारी क्लासेस कम है तो आज भी रख सकते हैं, कल भी रख सकते हैं। नो समस्या। कहाँ तक पढ़ा था? वो सवाल कर लिए थे काइनेमेटिक्स के, कंसेप्ट बिल्डर वन और पक्का सवाल किए नहीं किए? हाँ, रोजाना का होमवर्क रोजाना, लापरवाही नहीं, वरना गड़बड़ हो जाएगा। चलिए साहब। क्या? पूरी रामायण ही खत्म हो गई, अब कह रही है मॉड्यूल के डिस्कशन। कह रहा हूँ ना, वो डिस्कशन की ऑनलाइन क्लास रखेंगे, ठीक है? फिर बचेंगे तो यहाँ कर लेंगे, पर जो ऑनलाइन डिस्कशन है मैं डाउट बताऊंगा, फिर यहाँ क्लास में नहीं बताऊंगा। क्लियर है मामला? क्योंकि वो वहाँ नाटक करते हैं लोग, फिर दो दो बार टाइम वेस्ट नहीं करना। बढ़े? ये देखो, हेलो गाइस, टेस्ट में ब्रीदिंग नहीं आ रहा है। अरे बिना सांस के टेस्ट कैसे दोगे तुम? चलिए बढ़ते हैं काइनेमेटिक्स पढ़ते हैं ढंग से। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट समझ में आ गया था? आ गया था? आ गया था क्या? लास्ट सवाल कौन सा अपन ने किया था बताओ मुझे? बर्ड वाला किया था। अब आगे आ जाइए फटाफट। सबसे पहले बात करते हैं स्पीड की। किसकी बात करते हैं? यस। अरे यार, स्पीड। फटाफट लिखते जाना है ना, ठीक है? लिखो। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, है ना? अरे बोलो। विद रिस्पेक्ट टू टाइम। क्या ये स्पीड होती है? चलिए साहब, क्या जो स्पीड है वो एसटी ग्राफ का स्लोप है, मतलब डिस्टेंस टाइम ग्राफ ना? तो स्लोप ऑफ एसटी ग्राफ। मेहरबानी करके तमाशा ना दिखे, साथ साथ कॉपी कर लो। सब कर चुके हैं अपन ये ऑलरेडी, पहले दोबारा कर रहे हैं, ठीक है? आगे अगर अपन बात करेंगे यहीं से, तो देखो स्पीड की अगर बात करें तो स्पीड इज द स्केलर क्वांटिटी। क्या है ये? स्केलर क्वांटिटी, राइट? एसआई यूनिट क्या है? एसआई यूनिट है मीटर पर सेकेंड। इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। स्पीड नेगेटिव नहीं होती। आई बात समझ में? अब छोटी छोटी चीजों की बात करेंगे कि अपने v इक्वल टू डी एस बाई डी टी की बात कर ली। हमें पता है कहीं भी अगर आपको डिस्टेंस दे दिया जाए तो विद रिस्पेक्ट टू टाइम डिफरेंशिएट करके आपको v मिलेगा। ग्राफ ऑफ की बात कर ले तो स्लोप से मिल जाएगा v, है ना? और स्लोप अपन ने बात कर ली, स्केलर है, एसआई यूनिट मीटर पर सेकंड होती है, और ये हमेशा एक पॉजिटिव पैरामीटर है। अब कुछ छोटी छोटी बातों की बात कर लेते हैं यहाँ से। आप मुझे बताइए, अगर हम स्पीड की बात करें तो स्पीड को हम अलग अलग तरह से क्लासिफाइड करेंगे। तो पहले बात करते हैं, स्पीड अगर है हमारे पास तो स्पीड यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म। तो यूनिफॉर्म स्पीड का क्या मतलब हुआ? यूनिफॉर्म स्पीड और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, राइट? ठीक है। तो यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब क्या हुआ? इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। इक्वल टाइम इंटरवल में, इसका मतलब अगर मान लीजिए स्पीड जो है वो यूनिफॉर्म है, इसका मतलब ये होगा कि अगर मान ली 10 मीटर पर सेकंड की यूनिफॉर्म स्पीड है, तो 10 मीटर पर सेकंड यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब हुआ आफ्टर एवरी 10, सो आफ्टर एवरी 1 सेकंड पार्टिकल इज मूविंग बाय 10 मीटर। नहीं समझ में आई बात? हर एक सेकंड में 10-10 चलेगा। पहले सेकंड में चला 10, दूसरे में चला 20, तीसरे में चला 30, फिर चला 40, तो वो नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगी। नहीं समझ में आई बात, राइट? तो यहां क्या होगा जल्दी बताइए? पार्टिकल ट्रेवल इक्वल
डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, राइट। यहां बात करेंगे पार्टिकल ट्रेवल अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। बात समझ में आ गई। सो ये यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म स्पीड का बात है, ठीक है। इसके अलावा जो क्लासिफिकेशन स्पीड का वो होगा इंस्टेंटेनियस और एवरेज। सबसे ज्यादा सवाल एवरेज स्पीड पे आते हैं। कहां से आते हैं? तो एवरेज स्पीड पे आपकी मास्टरी होनी चाहिए। समझ में आ गई बात। एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड दोनों पे हमारी मास्टरी होनी चाहिए। तो हम यहां से बात करते हैं पहले हम एवरेज और इंस्टेंटेनियस स्पीड की। यहां तक कॉपी कर लिया, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं स्पीड की फर्दर क्लासिफिकेशन की, तो फिर यहां पर बात कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए स्पीड है, राइट। फर्दर हम क्लासिफाइड करेंगे दो तरह से। पहले बात करेंगे इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड होगी v इंस्टेंटेनियस इक्वल्स टू ds बाई dt। किसी भी इंस्टेंट किसी पार्टिकल की जो स्पीड होती है वो इंस्टेंटेनियस स्पीड होती है। आप अपनी कार में चल रहे हैं, आप बाइक पे चल रहे हैं, आप स्कूटर पे चल रहे हैं, तो उसका जो स्पीडोमीटर होता है, जब आप स्पीडोमीटर पे नजर डालते हैं तो एक फ्रैक्शन ऑफ टाइम के लिए नजर डालते हैं, उसको देखते रहते हैं गौर से। एक फ्रैक्शन ऑफ टाइम के लिए डालते हैं ना, तो उस इंस्टेंट जो उसकी स्पीड थी वो इंस्टेंटेनियस स्पीड है। अब दो चीजें होंगी। क्या होता है, ये बहुत फंडामेंटल लेवल पे आपको समझनी है चीजों को, और ये कॉन्सेप्ट्स हैं, ये आपके रीजनिंग बेस्ड सवाल, स्टेटमेंट सवालों को सही करने के लिए बहुत जरूरी होते हैं। आप एक बात बताइए, अगर मैं किसी गाड़ी को एक्सेलरेट करूं, मान लीजिए मेरा जो बाइक है या स्कूटर या कार जो भी है वो 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहा है, आपको स्पीड बढ़ानी थी, आपने हल्का सा एक्सेलरेटर दबाया। जब आपने एक्सेलरेटर दबाया तो समझ में आती है कि मान लीजिए 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन आता है। कितना आता है? तो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन आया, आपने एक्सेलरेटर को प्रेस कर दिया। अब आप प्रेस करके रखो, तो इसका मतलब 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का अगर एक्सेलरेशन आया तो 2 मीटर पर सेकंड उसकी स्पीड बढ़ती जाएगी। पर ऐसा होता नहीं है, थोड़ी सी स्पीड बढ़ती है फिर कांस्टेंट हो जाती है, फिर और बढ़ानी तो और दबाना पड़ता है। नहीं समझ में आई बात। तो उसका रीजन सिंपल है कि साहब पहले जब आपने एक्सेलरेट किया उसको तो पहले स्पीड बढ़ी, जैसे ही स्पीड बढ़ती है हवा का रेजिस्टेंस फोर्स भी बढ़ जाता है। नहीं समझ में आई बात। जब हवा का रेजिस्टेंस फोर्स बढ़ जाता है तो जितना फोर्स आपने उसकी स्पीड बढ़ाने के लिए फॉरवर्ड लगाया उतना ही रेजिस्टेंस फोर्स बैकवर्ड आया था, स्पीड फर्दर कांस्टेंट हो जाती है। नहीं समझ में आई बात। अगर हवा का रेजिस्टेंस नहीं हो तो अगर आपने एक बार एक्सेलरेटर दबा दिया तो स्पीड बढ़ती ही चली जाएगी। नहीं समझ में आई बात। तो बहुत फंडामेंटल लेवल पर अगर हम बात की जाए तो जब हमारी गाड़ी चल रही है तो हम अगर एक्सेलरेट भी कर रहे हैं, स्पीड बढ़ी भी रही है, तो आपने जस्ट स्पीडोमीटर पर नजर डाली और हटा ली, तब इंस्टेंट पे जो स्पीड थी वो इंस्टेंटेनियस है। अब स्पीड अगर बढ़ रही है तो जब सेकंड इंस्टेंट कभी डालोगे नजर तो स्पीड ज्यादा मिलेगी ना। समझ में आ गई बात। तो किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पर जो स्पीड होती है उसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड, नाम से पता लग जाता है। आई होप समझ में आ गया होगा। नाउ व्हाट इज द एवरेज स्पीड? एवरेज स्पीड, अगर वी एवरेज की बात की जाए तो ये डेल्टा एस बाय डेल्टा टी होगा। इट इज टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। ये इंपॉर्टेंट चीज है। डेल्टा एस बाय डेल्टा टी नहीं। देखो हमेशा याद रहे डेफिनेशन जो जो काम की होती है, वर्क को डिफाइन कीजिए साहब कि साहब फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। ये पहले बात दिमाग में हिट करेगा, उसके जस्ट बाद हिट करेगा मैथमेटिकली एफ डॉट एस। मैथमेटिकली नहीं समझ में आई बात। आपसे कहा जाए टॉर्क को डिफाइन कीजिए कि साहब फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द फोर्स फ्रॉम एक्सिस ऑफ, मैथमेटिकली आर क्रॉस एफ। नहीं समझ में आई बात। इसी तरीके से अगर आपसे कहा जाए कि एवरेज स्पीड क्या होती है कि सब टोटल डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टोटल टाइम टेकन, मैथमेटिकली डेल्टा इज बाय डेल्टा टी। ये चीजें साइमल्टेनियस दिमाग में आना चाहिए। हेलो, तभी आप सवालों को सही टाइम पे अप्रोच कर पाओगे। आई होप यहां तक समझ में आ गया होगा। हेलो, कहानी क्लियर। अब बात करते हैं इसके आगे वेलोसिटी की। किसकी बात करेंगे? वेलोसिटी।
बढ़े, लिखो rate of change of displacement with respect to time, rate of change of displacement with respect to time, rate of change of displacement with respect to time called as velocity, rate of change of displacement with respect to time called as velocity. It is a vector quantity, it is a vector quantity with SI unit, meter per second. It is a vector quantity with SI unit, मीटर पर सेकेंड. तो एक सिंपल सी बात है, क्योंकि ये वेक्टर है तो हम कैसे लिखेंगे, वेलोसिटी becomes equals to ds by dt. Here this s is displacement and this is the velocity. हेलो, समझ में आ गई बात. अब क्योंकि ये वेक्टर है तो ये पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, जीरो भी हो सकती है. नहीं समझ में आई बात, तो आगे लिखेंगे इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो. समझ में आ गई बात, ठीक है. अच्छा, स्पीड जीरो हो सकती नहीं हो सकती, जीरो तो हो ही सकती है पर नेगेटिव नहीं हो सकती. समझ में आ गई बात, बहुत बेसिक चीजें बात कर ली. अब ध्यान से समझिएगा, हम यहां पे भी बात करेंगे कि साहब यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होगी और नॉन यूनिफॉर्म. क्योंकि वेक्टर है तो वेक्टर दो तरह से बदलता है, इधर चेंजिंग दी डायरेक्शन और चेंजिंग दी बोथ. नहीं समझ में आई बात, लिखो velocity can be changed by changing direction only, velocity can be changed by changing direction only or magnitude only, direction only and or magnitude only, and direction and magnitude both. सिर्फ डायरेक्शन बदल के बदला जा सकता है, सिर्फ मैग्नीट्यूड बदल के बदला जा सकता है और दोनों को बदल के भी बदला जा सकता है. बात समझ में आ गई, कहानी क्लियर. अब समझिएगा बात, अगर आपसे कहा जाए कि साहब यूनिफॉर्म स्पीड क्या होगी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होगी. यूनिफॉर्म वेलोसिटी की अगर मैं बात करूंगा तो क्या होगा, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट. नहीं समझ में आई बात. यूनिफॉर्म वेलोसिटी की अगर आप बात करोगे तो ना डायरेक्शन बदले ना मैग्नीट्यूड बदले. बात समझ में आ गई. अब अगर मैं आपसे बात करूं, एक पार्टिकल सर्कल में घूम रहा है, एक पार्टिकल, तो अगर वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है तो आप क्या समझेंगे कि साहब उसकी स्पीड कांस्टेंट है, उसकी स्पीड पर डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इज कंटिन्यूअसली, दैट्स व्हाई वेलोसिटी इज चेंजिंग. नहीं समझ में आई बात. तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म है, नॉन यूनिफॉर्म है, क्योंकि लगातार डायरेक्शन बदल रही है ना. नहीं समझ में आई बात. तो यूनिफॉर्म अगर वेलोसिटी है तो ना डायरेक्शन बदलेगा ना मैग्नीट्यूड बदलेगा. समझ में आ गई बात. अगर मैं नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी की बात करूं तो बोलो, लिखो फटाफट लिखो. इन नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी either magnitude is changing or direction is changing, either magnitude is changing or direction is changing or both are changing. या तो डायरेक्शन बदल रहा है या फिर मैग्नीट्यूड बदल रहा है या दोनों बदल रहा है. अब अगर मैं एग्जांपल की बात करूं कि मान लीजिए एक पार्टिकल जो है वो सर्कुलर मोशन कर रहा है एंड द सर्कुलर मोशन इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या होता है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ध्यान समझना, पार्टिकल यहां पर है तो वेलोसिटी इधर है, जब पार्टिकल यहां पर है तो वेलोसिटी इस तरफ है, जब पार्टिकल यहां आया तो वेलोसिटी इस तरफ है.
हमेशा वेलोसिटी टेंजेंट टू पाथ होगी, हमेशा वेलोसिटी। नहीं समझ में आई बात? आप अगर देखेंगे कि ये मेरा जो पेन है, अगर मेरा हाथ रेडियस मान लेता हूं मैं और मैं सेंटर हूं, तो ये जो मेरा पेन है, ये जो पेन है, ये अगर वेलोसिटी डायरेक्शन को इंडिकेट करता है, तो क्या इसका डायरेक्शन लगातार बदल रहा है? बदल रहा है ना। तो इन केस ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या रहता है? कांस्टेंट। बात समझ में आ गई? तो स्पीड क्या रहेगी? स्पीड क्या रहेगी? कांस्टेंट। हम बहुत सारे कंसेप्ट की बात करेंगे। मुझे बताइए, अगर स्पीड कांस्टेंट है तो काइनेटिक एनर्जी क्या रहेगी? कांस्टेंट। तो बताओ चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? जीरो। तो बताइए वर्क डन बाय फोर्स क्या होगा? जीरो। नहीं समझ में आया? अगर स्पीड कांस्टेंट है तो काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं आ रहा है। अगर काइनेटिक एनर्जी में चेंज नहीं आ रहा है तो डेफिनेटली काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट है। और अगर काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट है, काइनेटिक एनर्जी में चेंज नहीं आ रहा है, तो डेफिनेटली वर्क डन बाय फोर्स। अगर वर्क डन बाय फोर्स जीरो, तो पावर सप्लाइड क्या है? जीरो। अरे यार, मेरी तरफ क्या घूर घूर के देख रही है? ये सच है? अरे पढ़ लिया करो थोड़ा सा, कोई नुकसान नहीं होता। हमने ऐसा कुछ पढ़ा था क्या? थोड़ा सा पढ़ा था। पावर क्या होती है? dw/dt। वर्क डन क्या है? तो यहां पावर भी क्या हो जाएगी? एक और बात बताओ, सर्कुलर मोशन की शर्त क्या है? तू बता। चुप रहो सब। सर तू बता। क्या परपेंडिकुलर? फोर्स किसके? वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो यहाँ फोर्स वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है, मान लेते हैं साहब। ये v है तो फोर्स इधर ना। एंगल कितना? क्या फोर्स इधर होगा? एंगल कितना? फोर्स इधर होगा। एंगल कितना? फोर्स इधर होगा। एंगल कितना? क्या हमेशा फोर्स वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है? क्या यहां से अपन ने पावर जो है उसको क्या एफ डॉट वी भी पढ़ा था? एफ डॉट वी का मतलब यहां बनेगा एफ वी कोस 90 डिग्री। तो जीरो मिलेगा नहीं मिलेगा? हेलो। तो जब नॉन यूनिफॉर्म स्पीड होगी, इसका क्या मतलब हुआ? या तो मैग्नीट्यूड बदलेगा या डायरेक्शन बदलेगा या दोनों बदलेंगे। अगर मैं बात करूं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की, तो इन केस ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, वेलोसिटी क्या रहती है? कांस्टेंट। वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहता है, वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है। v जो है वो कांस्टेंट नहीं होगी। वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होगा तो स्पीड कांस्टेंट होगी। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? अरे भैया, यहाँ दुनिया बहुत अलग है यार, तुम ऐसे मूड खराब करोगे कैसे काम चलेगा? काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? हाफ एम। क्या ये कांस्टेंट होता है? क्या ये भी कांस्टेंट है? तो क्या ये भी कांस्टेंट होगी? तो चेंज क्या मिलेगा? तो वर्क डन क्या होगा? तो वर्क डन अगर जीरो तो dw/dt क्या होगा? तो पावर क्या है? और पावर एफ डॉट वी भी होती है। यहां से ये पावर जीरो है। नहीं समझ में आया? हाँ जी, मान लेते हैं आ गया होगा समझ में। अमाउंट ऑफ वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। समझ में आ गई बात? समझ में आ गया? हाँ, बढ़े आगे। चलिए साहब। आज आबादी एब्सेंट कैसे है? अच्छा, दो क्लास इसलिए हैं? दोनों से दो ही हैं तो अब दो भी क्या ही करें। ओके, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।
एक बात बताऊं तुम्हें, तुम जब अपने हॉस्टल से पैदल पैदल आओ ना, तो जो तुम्हें एक अच्छी साइज के ऐसे पत्थर मिले जिनको ढंग से मार सको आप, वो बैग में भर के लाया करो, और ऐसे सवाल पूछने से पहले पत्थर मारा करो टीचर के। बकवास बंद कर। नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होती है बता मेरे को, लिखा ना तेने अभी। तुम चुप रहो, तू बता मुझे। तो अगर डायरेक्शन चेंज हो रही तो वेलोसिटी कांस्टेंट है क्या? तो ये यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म है? तो मुझसे क्यों पूछ रहा है फिर? तेरे पिताजी वो सर्कुलर मोशन है भाई, वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, वेलोसिटी नहीं है यार। क्या हम ये चर्चा पहले कर चुके हैं? आपसे मैंने क्या कहा, इन केस ऑफ यूनिफॉर्म, इसका मतलब समझ में आता है क्या है? सर्कुलर मोशन। So in case of uniform circular motion, speed remains, but velocity is. That's why it is an example of. अब थोड़ा समझ में आया। इतने से मैं झक मार रहा था। हाँ, लोग मजे ले रहे हैं, अच्छा। हम भी यही पूछना चाहते थे। इसने पूछा, बेचारे ने सुना, पर फायदा हम सबका हुआ। इट इज अ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। द मोस्ट फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन जो आता है एग्जाम्स के अंदर, कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या रहता है कांस्टेंट? स्पीड कांस्टेंट रहता है। क्या रहता है? पर वेलोसिटी कांस्टेंट। तो जैसे ही वहां स्पीड कांस्टेंट दिखती है और यूनिफॉर्म वर्ड दिखता है, यही कंफ्यूजन होता है, यही होता है। इसीलिए यहां करवा रहा हूं। नहीं समझ में आई बात? वो बच्चा कंफ्यूज है, स्पीड यार कांस्टेंट है, और आप यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन भी बोल रहे हो, पक्का यूनिफॉर्म वेलोसिटी का एग्जांपल नहीं है यूनिफॉर्म। डायरेक्शन इज कंटिन्यूअसली। क्या यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है? क्या हम उसको डेराइव कर चुके हैं वी स्क्वायर बाय आर को? जहां एक्सेलरेशन है वो वेलोसिटी कांस्टेंट कैसे हो सकती है भाई? ऐसे मत करो यार तुम लोग, हालांकि तुम ऐसा करोगे। ओह माय गॉड। तुम्हें तो क्या है, तुम्हारी तुम एक्सपेक्ट करते हो ना ऐसे लिखाते रहो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, जो आपने वहां लिखा है तो वही खत्म कर दिया, बकवास क्यों करी आपने इतनी देर तक? हमें अच्छा खासा समझ में आ रहा था, हमने मान भी लिया था कि हमारी समझ में आ गया। फिर आपने पता नहीं क्या बता दिया। कोई बात, बढ़े आगे, बढ़िया है, सोच ले। अरे यार तुम इतने मासूम तो नहीं हो पक्का। अब बात करते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड एवरेज वेलोसिटी, कांस्टेंट वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड एवरेज वेलोसिटी। तो फर्दर अगर वेलोसिटी की बात करें, इतना बायोलॉजी तुम क्यों पढ़ते हो यार? हैं? मैं मैंने बायोलॉजी बहुत पढ़ी, पर आप अंदाजा लगा लो कि मेरा सबसे कमजोर सब्जेक्ट फिजिक्स था। अगर मेरा फिजिक्स ऐसा है। हेलो, बढ़ते हैं आगे। हम तुम्हारी तरह थोड़ी पढ़ते थे ऐसे, सवाल ही पता नहीं हो। एक रूल था जिंदगी का, और आज भी है, जिसने ये बना लिया ना, वो जिंदगी में उसको कोई हरा नहीं सकता। आप मुझे कोई भी चीज एक बार सिखा दो, दोबारा सिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। टेबल के सामने सिर्फ ये लिखा हुआ था। एक बार कोई चीज सीख ली ना, दोबारा तो मैं ही बताऊंगा आपको कि ये आपने सिखाई थी और तब सिखाई थी, और ये मजाक नहीं है। हेलो, कहने को एक लाइन है। मेरा एक सिंपल प्रिंसिपल पे जीता था मैं, कि तू मुझे एक बार सिखा दे भाई। समझ में आई बात? अगर मैं एक ही चीज को दो बार सीखूंगा तो नया कब सीखूंगा? तो चीजों को मैं तब तक प्रैक्टिस में कह रहा हूं ना, तुम नहीं करते हो मेहनत, मेहनत की डेफिनेशन नहीं जानते हो। और सबसे बड़ी बीमारी पता है क्या है? कोचिंग। 5 दिन 6 दिन कोचिंग, ये समस्या है।
तुम्हें समझ में नहीं आता, ये इट इज ए पार्ट ऑफ द बिजनेस। मैं चीख चीख के क्लास में बोलता हूं, लोगों की समझ में नहीं आती। जो मास्टर जितना ज्यादा लेक्चर ले रहा है ना, उतना तुम्हें बर्बाद कर रहा है वो। जब तक टेबल पे बैठ के टाइम नहीं देगा तब तक। मैंने बेसिक मैथ्स में लेना टाइम, मुझे पता है बेसिक कंसेप्ट है। हमें 1.5 घंटे के 14 से 15 लेक्चर अलॉट हुए थे बेसिक मैथ्स वेक्टर के लिए। कितने हुए थे? 14 से 15, 1.5 घंटे के। शुरू के हमारे 9 लेक्चर 1-1 घंटे याद करो। समझ में आ गई बात? उसके बाद भी हमने 1-2 लेक्चर एक्स्ट्रा लिया। मैंने कहा था 1-2 मैं लूंगा यहाँ एक्स्ट्रा। वो क्यों लूंगा एक्स्ट्रा? मुझे पता है बेसिक अगर स्ट्रॉन्ग हो गया तो आगे मेरा टाइम बहुत शॉर्ट आउट हो जाएगा। असल कहानी ये नहीं है कि तू क्लास में कितना बैठ के पढ़ रहा है, असल कहानी है कि स्टडी टाइम कितना दे रहा है सेल्फ स्टडी के लिए। वहीं तो चीजें याद होंगी। तो अगर मैं रोजाना क्लास आता हूं तो मुझे नहीं मिलता है टाइम। हमारे फायदा पता है क्या था? वीक में 3 दिन क्लास चलती थी बस, और तब सब्जेक्ट 3 होते थे, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। तुम तो छोड़ो ही मत, तो बातें ही मत करो। आज 2 क्लास बंद हो गई तो लोग नहीं आए। बेटा तुम्हारी थोड़ी बात कर रहा हूं मैं, तुम क्यों इमोशनल हो रहे हो? बस बहुत बेसिक चीज है। आज जम के 2 घंटे की फिजिक्स क्लास, 2 घंटे केमिस्ट्री, 2 घंटे बायोलॉजी। अब केमिस्ट्री तो 3 हो गई। हमारे जमाने में केमिस्ट्री होती थी। हेलो, फिजिक्स फिजिक्स, बायोलॉजी बायोलॉजी, जूलॉजी बॉटनी भी नहीं थी। कई केसेस में तो एक ही टीचर पूरी जूलॉजी पूरी बॉटनी पढ़ाता था। उसका फायदा क्या होता है कि वो जानता है कि वहां उसने क्या चीज बेहतर पढ़ा दी है, उसको कैसे लिंक करना है। आज मैं बार बार क्यों कर रहा हूं ये सारी बातें? मास्टर पढ़ के आता है तब ये पढ़ाता है। यहां सेट है पूरा, पूरा दिमाग में चलता है कहां तेरे क्या काम आएगा, कहां तू कंफ्यूज होगा। इसलिए बताता हूं। अब तू करता रहे मेरे साथ साथ प्रैक्टिस, फिर देख तू कहां तैरता है। मैकेनिक्स खत्म होगा, पूरी फिजिक्स सीख जाएगा बंदा। असल कहानी ये है कि 2 घंटे पढ़ते थे फिजिक्स, 2 घंटे केमिस्ट्री, 2 घंटे बायोलॉजी, 6 घंटे क्लास हो गई। तुम्हारी भी 6 घंटे होती, तुम्हारी 1.5 घंटे की 4 क्लास होगी। कहानी क्लियर? अगला दिन हमारे पास पूरा फ्री, जम के होमवर्क न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करते थे। जम के जो आज नोट्स पढ़ा उसको याद करेंगे, न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करेंगे। और उतनी तैयारी के बाद जब परसों आएंगे तो हर चीज सीखने की स्पीड बढ़ जाती है। नहीं समझ में आई बात? उससे 2 चीजें बहुत जबरदस्त होती हैं। एक तो सीखने की स्पीड बढ़ गई, चीजें सीख ली तो कॉन्फिडेंस ऊपर रहता है। हेलो, नहीं समझ में आई बात? और दूसरी चीज, सबसे बड़ी चीज, वो जो फालतू का स्ट्रेस है, भागा दौड़ी रोजाना की, वो खत्म। आज के जमाने में मैं अभी, मेरी डेली झगड़ा होता है लोगों से। मैंने कहा मैं तो 5 क्लास चलाऊंगा मास्टर प्रो 1 की पूरे साल, नहीं चलाऊं 6 क्लास। 5 में होता है सिलेबस, 4 में भी सिलेबस होता है, 3 में भी होता है। मत पढ़ाओ फालतू चीजें, अपना आप सिलेबस होता है। खैर जी, आ जाए जगह पे। दुनिया ही अलग है। वेलोसिटी, देखो सुनो, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। क्या? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इधर लिखूंगा एवरेज वेलोसिटी। क्या लिखूंगा? अब यहां भी कहानी वही है। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज द वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट। तो v इंस्टेंटेनियस इज ds बाय dt। इससे देंगे। अगर आपको डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन दे दी जाए तो उसको डिफरेंशिएट करने पर जो मिलेगा वो इंस्टेंटेनियस मिलता है। क्या मिलता है? अगर मैं एवरेज वेलोसिटी की बात करूं, v एवरेज, इट इज व्हाट? इट इज टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन। दिमाग में क्या रखूंगा? यही रखूंगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन। जब भी आपसे कहा जाए कि एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, पहले जहन में ये आएगा, उसके बाद साइमल्टेनियस नहीं आएगा। एक चीज नहीं करना है दिमाग में। और फॉर्मूले नहीं, फॉर्मूले 2-3 फॉर्मूले ऐसे जो काम के हैं, वो तो आने ही चाहिए आपको, एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड के। बाकी दिमाग में हमेशा क्या आना चाहिए? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन, वहां टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। इतनी सी बात है, इससे सारी दुनिया चल जाती है, इससे सारा काम बन जाता है। तो हमने बात की एवरेज स्पीड क्या होती है, एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होती है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है। अब ध्यान से समझना, मैं कुछ फंडामेंटल लेवल के सवाल कर रहा हूं। एक आसान सा सवाल बात करेंगे पहले, हम ये सवाल कर चुके हैं कई बार, दोबारा फिर से करते हैं। मान लीजिए आपको देता हूं कि यार एक पार्टिकल एक्स एक्सिस का लॉन्ग चल रहा है। पार्टिकल एक्स एक्सिस का लॉन्ग चल रहा है अकॉर्डिंग टू 4t² प्लस 5t। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि यार पार्टिकल इनिशियली कहां पे है, ध्यान से समझना। हो सकता है मुझे पूरी क्लास में सिर्फ मैं 4 या 5 सवाल ही करवाऊं, पर वो 4 या 5 सवाल का ऐसा क्रियाक्रम करेंगे ना कि कोई चीज छूटेगी नहीं बीच में। सुनना ध्यान से, मैं आपसे कह रहा हूं t = 0 पे पार्टिकल कहां है? 0 पर।
मतलब पार्टिकल अपना मोशन ओरिजिन से शुरू कर रहा है। ये इक्वेशन देखते दिमाग में सेट हो जाना चाहिए। नहीं समझ में आई बात? आप यहां पे टी की वैल्यू 0 पुट करोगे, यहां पे 0 पुट करोगे, 0 मिल जाएगा। अगर मैं आपसे कहूं कि साहब मेरी जो इक्वेशन है वो है +10, अब बता कि साहब t बराबर 0 पर पार्टिकल x बराबर, नहीं समझ में आई बात? अब दूसरी बात करते हैं। यहां से अगर मैं आपसे बात करूं कि बता वेलोसिटी इक्वेशन क्या बनेगी, कि साहब dx/dt बनेगी नहीं बनेगी? क्या बनेगा? 8t + 5 मीटर पर सेकेंड। यहां से बता इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी? तो हम कहेंगे इनिशियल वेलोसिटी इज 5 मीटर पर सेकेंड। इट इज द वेलोसिटी t = 0। एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होगी? कि ये होता है dv/dt। इसको डिफरेंशिएट करोगे, ये 0, ये देगा 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नहीं समझ में आया? कहानी क्लियर ना? कहानी क्लियर? अब ध्यान से समझिएगा। अगर मैं आपसे कहूं कि साहब मुझे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एनी टाइम चाहिए, तो टाइम बोलेगा? नहीं, ये इनिशियल है। अब समझना, वेलोसिटी एट t = 2 सेकेंड। तो क्या मैंने आपको टाइम बता दिया कि इस टाइम पे चाहिए? वो टाइम तो एक इंस्टेंट होगा ना। तो दिस विल बी द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। क्या ये? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। t की वैल्यू क्या पुट करूंगा? तो v = 8 × 2 + 5 कितना बना? इंस्टेंटेनियस। समझ में आ गया? अब समझना ध्यान से। अब मैं आपसे जानना चाहता हूं एवरेज वेलोसिटी इन फर्स्ट 2 सेकेंड। अब समझना ध्यान से, एवरेज वेलोसिटी इन फर्स्ट 2 सेकेंड। ध्यान से समझना, पहले 2 सेकेंड में एवरेज वेलोसिटी चाहिए। आप क्या? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन, अब बात को समझना मेरी को ध्यान से। बताओ एक्स इनिशियल क्या है? 10 मीटर ना। t बराबर 0 पर, और x फाइनल क्या बनेगा कि साहब t की वैल्यू 2 पुट कर दो। तो यहां 2 पुट करूंगा तो 16 बन गया, यहां 2 पुट करूंगा 10 बन गया। कितना बन गया? 36। अरे यार, पक्का ना? तो 4 × 2 का स्क्वायर + 5 × 2 + 10 = 36 मीटर। टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना? टोटल डिस्प्लेसमेंट बिकम्स इक्वल टू 26 मीटर ना। दिस माइनस दिस, टोटल टाइम कितना? तो v एवरेज अगर मुझे निकालना है तो बाय डेल्टा t करूंगा, तो बाय 2 करूंगा तो आएगा 13 मीटर पर सेकेंड। नहीं समझ में आया? कहानी क्लियर? जल्दी से बनाओ, एक सवाल फिर तुम्हें खुद करना है। बेटा ये पार्टिकल सीधा चल रहा है, ये बात करेंगे। हो गया? अब एक बात ध्यान से समझिए। अब जो मैं बात बता रहा हूं ये बहुत ध्यान से समझने वाली है। हमने एक लाइन पिछली क्लास में लिखी थी कि अगर एक पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में चले और डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज, तो डिस्टेंस ट्रेवल डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड के, और अगर ऐसा है तो एवरेज वेलोसिटी एवरेज स्पीड के बराबर भी होगी मैग्नीट्यूड में, होगी ना। डायरेक्शन ऑफ मोशन बदलने पे समस्या हो जाएगी, तब डिस्टेंस तो लगातार बढ़ेगी पर डिस्प्लेसमेंट बदल जाएगा। नहीं समझ में आया? तो यहां बहुत ध्यान से समझना। अगर मुझे जो इक्वेशन दी जाती है, अगर मुझे जो इक्वेशन दी जाती है, चाहे वो एक्स एक्स चलो चले या वाई के चलो या एस दे दे, उसमें सारे साइन पॉजिटिव हैं,
तो सवाल से कभी नहीं डरना, आंखें बंद करके सोल्व करो, चाहे स्पीड पूछे या वेलोसिटी पूछे, बात एक ही आएगी, क्योंकि ये पार्टिकल सीधा ही चलेगा। अरे यार, आप मुझे बताओ, क्या टी की वैल्यू लगातार बढ़ेगी? तो एक्स की वैल्यू भी लगातार बढ़ेगी ना? समझो भाई, नहीं समझ में आया? तो अगर एक्स की इक्वेशन दे रखी है या एस की इक्वेशन दे रखी है, मतलब डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन आपको दे रखी है, उसमें सारे साइन क्या है? पॉजिटिव, तो घबराना नहीं है। वो एवरेज वेलोसिटी पूछे, एवरेज स्पीड पूछे, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पूछे, इंस्टेंटेनियस स्पीड पूछे, दोनों के आंसर सेम होंगे। रीजन क्या? पार्टिकल सीधा चल रहा है, वापस लौट के। समस्या कब होती है? तू लड़की बहुत रिलैक्स होकर पढ़ा कर, समझ में आ गई बात? तू दिमाग में प्रेशर डालती है जबरदस्ती। मैंने तुमसे क्या कहा था? डोंट ट्राई टू अंडरस्टैंड द फिजिक्स, ओनली एंजॉय द फिजिक्स। मतलब इतना क्या परेशान होगा? अपना मस्त एंजॉय करो ना चीजों को यार। आप मुझे बताइए, ये इक्वेशन मैं यहां बना रखी है आपके सामने, मैं एक लाइन बना देता हूं यहां पे, ध्यान से समझो, ऐसे समझो, ये एक्स एक्सिस है मान लीजिए, राइट? और मान लेते हैं कि साहब ये जो है ये एक्स बराबर 0 है, टी बराबर 0 पे पार्टिकल कहां है? तो लिखता हूं सब, टी बराबर 0 पर एक्स बराबर कितना है? 10 मीटर। टी बराबर 1 सेकंड पे कहां है? 4 और 5 19 ना? तो जब मैं टी बराबर 1 सेकंड लिखूंगा तो ये 19 मीटर आएगा। टी बराबर 2 सेकंड पे कहां है? तो आप कहेंगे टी बराबर 2 सेकंड पर 36 मीटर पे, फिर 3 पे और आगे चलेगा, 4 पे और आगे चलेगा, तो कभी लौट के वापस आएगा क्या? तो सीधा ही चल रहा है ना भाई। अगर सीधा ही चल रहा है तो लौट के नहीं आ रहा है, लौट के नहीं आ रहा है तो डिस्टेंस की वैल्यू डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड के बराबर होगी, एंड डेफिनेटली एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड एवरेज स्पीड के बराबर भी हो। यहां ध्यान दे ले। अरे यार, तो कौन सी दुनिया के लोग हो तुम लोग यार? टीचर साला आदि भेजा तो उसमें खराब जाए, तो पढ़ ले समझ ले, पढ़ ले समझ ले। अगर जीवन में मैंने वैसे करूंगा नहीं मैं ये, पर कभी मेरे से कोचिंग खोला तो मैं ना माँ बाप से पहले, वो डॉक्टर सर्जरी से पहले नहीं लिखवाता, हेलो, कि हम अपनी तरफ से पूरा प्रयत्न करेंगे, फिर भी अगर पेशेंट मर जाए तो हमारी जिम्मेदारी नहीं। एक बच्चे ने मुझसे कुछ दिन पहले पूछा कि सर मैं कंसंट्रेट नहीं कर पाता। मैं कहा चल मेरे साथ, 20 रोड पे खड़ा करता हूँ, 100 की स्पीड में कार आई, फिर देखता हूँ तू कंसंट्रेट करता नहीं करता। ध्यान पे पड़ती है, अपना आप कंसंट्रेट हो जाता है। अभी माँ बाप का लग रहा है ना पैसा, बेचारे वो कमा रहे हैं ना, परेशानी तुम उठा रहे हैं। यहां तो मस्त माल आया था हर महीने, इसलिए कंसंट्रेट नहीं कर रहा। बढ़ते हैं आगे, बढ़े, सुनो, x बराबर 6t² प्लस 4t प्लस 4 मीटर में, जल्दी से लिखते चलो, फटाफट लिखो, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन इक्वेशन, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन इक्वेशन। वेलोसिटी इक्वेशन क्या मिलेगी? ये आगे आ जाएगा, बोलो ना, 12t प्लस 4 मीटर पर सेकंड ना। कांस्टेंट है या वेरिएबल है? कहानी क्लियर? अच्छा, एक्सेलरेशन क्या आएगा? 12 मीटर पर, ये कांस्टेंट है। समझ में आ गई बात? नंबर 2, इनिशियल वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। बताओ शाबाश। जब भी इनिशियल की बात करते हैं टी बराबर 0 पुट करेंगे, तो वी इनिशियल कितना? 4 मीटर पर
और एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट है, तो वही रहेगा ना, 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नहीं समझ में आई बात? पक्का? चलो अब बात करते हैं तीसरा, वेलोसिटी एट टी बराबर 2 सेकेंड। बताओ, तो v इंस्टेंटेनियस आएगी ना ये, जब भी पूछता है इस टाइम पर तो वो इंस्टेंटेनियस होती है, इतने टाइम में, दोनों में फर्क है। अरे यार, मैं कहूं t बराबर 2 सेकेंड, t बराबर, तो t बराबर 2 सेकेंड बोल रहा हूं, तो 2 सेकेंड वाले इंस्टेंट पे पूछ रहा हूं, पर मैं आपसे पहले 2 सेकेंड में तो एवरेज पूछ रहा हूं। नहीं समझ में आई बात? आप मुझे बताओ इंस्टेंटेनियस कितनी मिलेगी? शाबाश, यहां t की वैल्यू क्या पुट कर दूं? 20, पक्का ना? 26 मीटर पर सेकेंड। ओके, 28 पर सेकेंड। अब समझना मेरी बात को ध्यान से, एवरेज वेलोसिटी इन फर्स्ट 2 सेकेंड। चौथा है v एवरेज इन फर्स्ट 2 सेकेंड। ये t बराबर 2 सेकेंड है, ये पहले 2 सेकेंड है, तो आप समझना x इनिशियल कितना है, बोलो ना, 4 मीटर। x फाइनल कितना बनेगा? t की वैल्यू क्या पुट करेंगे? 2, तो ये कितना हुआ? 24। अरे 4 इंटू 6 24 ना, और ये 8, कितना बना? 30। टोटल बताओ, 32 मीटर ना। अरे 24 और 8 36 आएगा, 36 मीटर। अब समझना ध्यान से, टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना, सॉरी टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना? 36 माइनस 4 विल गिव 32 मीटर ना। अच्छा, वी एवरेज क्या होता है? 32/2 इज वॉट? अच्छा एक काम करते हैं, ये कहानी ठीक है ना? क्या आपने एवरेज निकालने का तरीका इंटीग्रेशन में भी सीखा था? पक्का? अच्छा अगर ये सच है तो हम ऐसा कर सकते हैं क्या, जो v एवरेज है वो इंटीग्रेशन ऑफ v dt अपॉन dt, क्या ये 0 से 2, 0 से v की वैल्यू बताओ तो 12t प्लस 4, तो यहां ध्यान समझना, 12t प्लस 4 dt इंटीग्रेशन 0 से 2, और नीचे तो क्या हो जाएगा? t ना, और फिर t 2 आ जाएगा, मतलब अभी पूरा dt लिख दो आप तो। अच्छा, इसका इंटीग्रेशन क्या? 12t² 2, 6t², तो ये लिख दिया 6 तो बाहर, और ये हो गया t² 0 से 2 प्लस इसका इंटीग्रेशन 4t ना, तो 4 रखूंगा बाहर, ये t है 0 से 2 डिवाइडेड बाय, ये तो 2 हो जाएगा ना, बताओ कितना? 4, ये 0 हो जाएगा ना, 4 इंटू 6 24, 8/2 16। नहीं समझ में आया? तो जैसे चाहे आप वैसे निकालें, either from the total displacement upon total time taken, if displacement equation is given, and if velocity equation is given, we will use the directly integration method. ठीक है? बढ़े? तो मैं आपसे अभी एक बार बार समझा रहा हूं कि अगर डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन के अंदर मुझे सारे साइन पॉजिटिव, कभी समस्या नहीं आएगी। अगर डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन में साइन नेगेटिव आ जाए, क्या आ जाए? नेगेटिव, और डिस्टेंस पूछ ले तो कान खड़े हो जाने चाहिए, संभल जाना ढंग से। क्या पूछ ले? धोखा डिस्टेंस देती है, डिस्प्लेसमेंट कभी नहीं देता, डिस्प्लेसमेंट कभी देगा ही नहीं। तू एक्स की वैल्यू देगा ना वो, अरे बोल भाई, अगर वो एक्स की वैल्यू देगा तो एक्स की वैल्यू t बराबर 0 पे इनिशियल निकाल लेना, गिवन टाइम पर फाइनल निकाल लेना, उसका अंतर निकाल लेना, तुझे डिस्प्लेसमेंट नहीं मिलेगा। पर डिस्टेंस इज समस्या, पहले ये देखना पड़ेगा पार्टिकल कहीं रुक तो नहीं गया, कहीं रुक के वापस तो नहीं आ गया। अरे भैया, रुक के वापस आ गया तो पहले कहां गया था,
और कहां आया, वो सारा जुड़ेगा तो डिस्टेंस मिलेगा। नहीं समझ में आई बात? तो धोखा डिस्टेंस देती है, और धोखा कब देगी वो, जब साइन नेगेटिव हो। इक्वेशन में साइन, ये भी तुम्हें लग रहा होगा। हेलो, क्या हम याद रख लेंगे? तुम्हारे पिताजी को भी याद नहीं रही है, लिख लेना कि अगर डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन में साइन नेगेटिव आ जाए और डिस्टेंस पूछे तो बहुत प्रिकॉशन लेके सवाल सोल्व करना है। पहले पहले चेक करेंगे कहां रुका। नहीं समझ में आई बात? हेलो, क्या आ जाए? हाँ, अब समझना, मैं इक्वेशन तुम्हारे सामने लिखता हूं। एग्जाम्पल, अब इसमें हम बहुत सारे काम करने वाले हैं इस सवाल में। ये सवाल नहीं है, चैप्टर है पूरा, सुन लेना ध्यान से। x इक्वल टू 4 माइनस 4t स्क्वायर प्लस 16t प्लस 8 मीटर में है। ये माइनस आ गया ना? ऐसा भी पॉसिबल है, इसको प्लस कर दे, इसको माइनस कर दे, कहीं भी माइनस आ जाए, माइनस आ जाए संभलना है। अब बात को समझिएगा ध्यान से, बहुत ढंग से सोल्व करेंगे। अच्छा, ये जो डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन है, ये उस पार्टिकल की है जिसका मास जो है वो 2 kg है। मास कितना है? 2 kg। मास कितना है? ध्यान से समझना। सबसे पहले बात करते हैं कि साहब यहां से पार्टिकल चला और यहां कहीं आ रहा है, मान लीजिए स्ट्रेट लाइन में। मान लेते हैं कि ये जो है x बराबर 0 है। सबसे पहले बताइए t बराबर 0 पे पार्टिकल कहां है? तो हम यहां लिख देते हैं कहीं 8, राइट? समझ में आ गई बात? t इक्वल टू 0, x इनिशियल जो है वो 8 मीटर है। कहानी क्लियर? हेलो, अब सबसे पहले बात करते हैं, जैसे ही मुझे इक्वेशन दिखेगी मैं पहले v निकालूंगा। v क्या मिलेगा? dx बाय dt। क्या मिलेगा? dx बाय dt। ध्यान समझना, क्या मिलेगा? माइनस 8t प्लस 16 ना, ये मीटर पर सेकेंड में। अच्छा, एक्सेलरेशन क्या मिलेगा? dv बाय dt इज व्हाट? माइनस 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब मुझे बता दो v इनिशियल क्या मिला? बहुत बढ़िया, ये मिला, तमीज से बोलेंगे प्लस 16 मीटर पर सेकेंड। अरे एक्सेलरेशन माइनस है ना भैया? रेडी? अब समझिएगा ध्यान से, मतलब t इक्वल टू 0 पर हमारा पार्टिकल यहां है। क्या वेलोसिटी इधर थी? कितनी? 16 मीटर पर, बोलो भैया। क्या एक्सेलरेशन पीछे? माइनस 8 मीटर पर। ये क्या इसको रिटार्ड करेगा? 1 सेकंड में कितनी स्पीड कम कर देगा? 8। तो 2 सेकंड में रोक देगा। 2 सेकंड में रुकना इसका हक है। अच्छा, एक बात बताओ, अगर मैं आपसे जानना चाहूं इस पार्टिकल पे फोर्स कितना लग रहा है? तमीज से ना यार, माइनस 16 न्यूटन। नहीं समझ में आया? क्या बॉडी पे फोर्स लग रहा है? किस डायरेक्शन में? लेफ्ट साइड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? लेफ्ट साइड। और वेलोसिटी किधर है? राइट साइड। तो अगर वो राइट साइड पे चल रहा था शुरुआत में और आपने पीछे खींचा तो रुकना उसका कहना। अब बताइए, फोर्स और एक्सेलरेशन जो दे रखा है वो कांस्टेंट है या वेरिएबल है? कितना है? कितना है? एक्सेलरेशन कितना है? हाँ हाँ, और फोर्स? हाँ। हेलो, कहानी क्लियर? यहां तक कोई समस्या? जो भी गरीब लोग हैं बीपीएल पूछ लो, कोई समस्या है यहां तक? पक्का ना? बढ़ना पे कह रहा हूं मैं। अब सुनना ध्यान से, इसका ये मतलब हुआ कि यार ये पार्टिकल गरीब चला तो उधर था, आपने इधर खींच रखा है, और आपने फोर्स कांस्टेंट रखा, मतलब फोर्स का ना डायरेक्शन बदलेगा ना, तो उधर जा रहा था तो आप पहले तो रुकेगा,
उसके बाद फोर्स इधर ही लगता रहेगा तो इधर भाग जाएगा ना, होगा तो नहीं। इसका मतलब रुक के वापस आया, और रुक के वापस आया तो डिस्टेंस धोखा देगी। नहीं समझ में आया? रुक के वापस आया तो डिस्टेंस धोखा देगी। पहले ये देखना पड़ेगा कहां रुका, कहां रुका। तो कहां के लिए पहले जगह ढूंढना है, और जगह के लिए कब रुका तो टाइम ढूंढना है। नहीं समझ में आया? पार्टिकल कब रुका? 2 सेकंड पे रुका, वो तो आपको पता लग गया। अगर आप चाहो तो वेलोसिटी की वैल्यू 0 पर के निकाल लो। नहीं समझ में आई बात? तो हम बात लिखेंगे टाइम एट विच पार्टिकल कम्स एट रेस्ट। तो 0 इक्वल टू -8t प्लस 16। तो t बराबर क्या आ गया? 2 सेकेंड। क्या पार्टिकल 2 सेकेंड पे रुकेगा? दोस्त तो टाइम निकाल लिया, कहां रुका? बताओ ना गरीबों, कहां रुका? कहां रुका बताओ भैया। कि साहब रुकने की जगह बतानी है, कि साहब जगह की इक्वेशन तो ये। अरे बोलना। तो x बराबर t की वैल्यू 2 पुट कर दूं, -4 × 4 प्लस 16 × 2 प्लस 8, 20 मीटर पे रुका। चला कहां से था? 8 से चला था ना। रुका कहां? ये रुक गया। t बराबर 2 सेकंड पर, x बराबर 24 पर, v हो गया 0। नहीं समझ में आया? अब तेरा नंबर है, और किसका नहीं दो। जब ये रुका तब इसका एक्सेलरेशन कितना? तो उससे पूछा मैंने उससे पूछा कि तेरा नंबर, उसने बोला भी कि सर मेरा, हाँ मैं, हाँ मेरा। अब तू जबरदस्ती बीच में लाड़ी की बुआ बन रहा। तुझसे पूछूंगा, चिंता मत कर तो तेरे अरमान पूरे किए जाएंगे। हाँ बता। जब वो रुका तब एक्सेलरेशन कितना? -8, क्योंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। इसका मतलब एक बात और समझ में आती है, जो सवाल अक्सर पूछा जाता है कि अगर आपसे कहा जाए कि किसी पार्टिकल को मैंने रेस्ट पे देखा, किसी पार्टिकल को मैंने, बताइए उसका एक्सेलरेशन क्या, 0 या नॉन 0? किस, बताइए उसका एक्सेलरेशन क्या, 0 या नॉन 0? कि साहब पहले थोड़ा तमीज से बताइए कि जब आपने देखा तब वो मोमेंटरी रेस्ट पे आया था या रेस्ट पे ही बना हुआ है? अगर रेस्ट पे ही बना हुआ है तो एक्सेलरेशन 0। पर कोई भी पार्टिकल डायरेक्शन ऑफ मोशन बदलते वक्त जब रुकता है तब वो रेस्ट पे आया, तो फिर एक्सेलरेशन था। क्या ये डायरेक्शन ऑफ मोशन बदलते हुए रेस्ट पे है? अरे बोलो भैया। एक बॉल को मैंने ऊपर फेंका 30 मीटर पर सेकंड से। कितने से फेंका? कितने सेकंड में रुकेगी? कितनी हाइट पे रुकेगी? 45। अरे दूसरों की गवाही से मत करो, 45 पे रुकेगी। कितने सेकंड में रुकी? किस हाइट पे रुकी? जब रुकी तब उसका एक्सेलरेशन क्या? जी नीचे ना गरीबों। अरे धरती थोड़ा गायब हो गई नीचे से रुकी जो, जी तो लगेगा ना तब भी। नहीं समझ में आया? तो जब वो रुकी तब एक्सेलरेशन कितना? जी नीचे की तरफ, अभी नहीं बोला। मेरे को तो यही समझ में नहीं आया, एक्सेलरेशन -8 कैसे आया? हम तब से वही कैलकुलेशन कर रहे थे। और इतनी देर तू यही सोच रही है? हाँ। तेरे भी समझ में नहीं आया ना ये? नहीं नहीं नहीं, सच बता नहीं। अरे यार, तुम इतने मासूम क्यों, मुझे समझ में नहीं आती बात। अरे भैया, कहाँ गए थे? कहीं नहीं, क्या लाए? कुछ नहीं।
ओह माय गॉड, अभी दोबारा शुरू करेंगे सवाल पूरा। आज इस सवाल में क्लास खत्म हो जाएगी, पर तुझे समझा करेंगे वो -8 क्यों आया। ठीक है, एक 2003 है ना, 2003 में, बल्कि 2002-2003 के अंदर, उस टाइम जब फोन आते थे वो पेजर कंपनी के फोन आते थे बड़े बड़े, मतलब मोबाइल की दुनिया नई नई लॉन्च हुई थी तब ना। तो वो फोन इतना बड़ा होता था कि पॉकेट में तो आ नहीं सकता, तो यहाँ एक होल्डर होता था बेल्ट पे, उस पर वो लटकाना पड़ता था ऐसे, राइट, जैसे पुलिस वाले नहीं रखते वो सेटेलाइट फोन रखते वैसा कुछ। और उस जमाने में क्या होता था कि अगर आपने मैसेज किसी को किया तो मैसेज करने के 13 रुपए लगते थे, किसी का मैसेज आया और आपने पढ़ लिया तो भी 13 जाएंगे। ठीक है, अगर आपने किसी को फोन किया हेलो तो 13 जाएंगे, जिसने रिसीव किया उसके भी 13 जाएंगे। तो दोनों ही खतरा था। और स्टूडेंट लाइफ में पूरे कॉलेज में 2-3 लोगों के पास फोन थे, जो बड़े लोग थे रिच, उनके पास थे, तो सबका ग्रुप था ऐसे, है ना कि सब। तो हम लोगों ने क्या, हॉस्टल छोड़ के हम एक फ्लैट में रहने लगे थे, 3-4 दोस्त साथ में रहते थे। तो किसी दोस्त ने कहा किसी से कि यार वो है ना, तू शाम को, एक मेरा दोस्त है बहुत अच्छा, वो बहुत सारी लैंग्वेज पे होल्ड है उसका, उसको संस्कृत बहुत अच्छी आती है, उर्दू, पारसी, अरबी, इंग्लिश, बहुत सारी लैंग्वेज आती है। वो बहुत अच्छा पोएट भी, अच्छी लैंग्वेज, डॉक्टर है, बहुत अच्छी लिखता है, अच्छा राइटर है। तो उसने कहा यार शाम को मुझे एक अच्छा बढ़िया सा शेयर भेजना, टेक्स्ट मुझे मैसेज कर देना, 13 रुपए लगेंगे तो लग जाएंगे, ठीक है। अब उसको बैलेंस था नहीं भेजने के लिए, तो रात को 11 बजे उसको मिस्ड कॉल मारे, छोटे छोटे, इतने छोटे कि उठा नहीं थे। अब वो कंपटीशन में बैठ गया, पहले अगर मैं उठाऊंगा तो मेरा बैलेंस माइनस में चला जाएगा। तो सुनता रहा, फिर वो रात को पढ़ाई करवा के सो गए। सुबह उसको याद नहीं रहा तो उसने लिखा नहीं, उसने तुझसे कहा था मेरे को मैसेज, बोले आज पक्का लिखूंगा, कल भेजूंगा। अगले दिन रात को फिर 11 बजे उसको याद दिलाया, तो उसने मैं बढ़िया सा शेयर लिख के उसको भेज दिया। अगले दिन हम कॉलेज गए तो बड़े गुस्से में आया, बदतमीज, मैंने तेरे 13 रुपए और लगा दिया, घटिया शेयर भेजा तेरे। मैं क्या कहेगा घटिया, तेरे समझ में नहीं आया, तेरी गलती, मेरी गलती थोड़ा ना। तो उसने, मैंने क्या हुआ कि यार देख क्या भेजा इसने, तो मैंने पढ़ा, मुझे मैसेज चली, मैं ये क्या भेजा तूने कि तेरे भी समझ में नहीं आया। तो उसने एक शेर उसको भेजा कि खाना खिलाया यार को मैंने अपने दस्त से। अरे अबे, दस्त का मतलब हाथ होता है, दस्ताने। दस्ताने वर्ड नहीं सुना तुमने? तो यार हाथ कर, दस्त का मतलब हाथ होता है, हिंदी में दस्त का मतलब कुछ और होता है। दश्त होता है, दश्त, अगर दश्त बोला जाए तो दश्त का मतलब होता है सेहरा, मतलब रेगिस्तान। दश्त अलग है, दस्त अलग है। दस्त का मतलब होता है हाथ। तो खाना खिलाया यार को मैंने अपने, प्यास जो उसको लगी पेशाब कर दिया। अब आब का मतलब होता है पानी। आब एक अरेबिक वर्ड है, जो लोग मुस्लिम बच्चे उनको पता होगा, आबे जमजम आता है ना, तो वो आब का मतलब पानी होता है अरबी में। अब कहते ना यार इसको खाना पेश कर दो, पानी पेश कर दो, नहीं समझ में आई बात। तो प्यास जो उसको लगी पेश आब कर दिया, मतलब इतनी डेप्थ तो फिजिक्स में भी नहीं। चलिए साहब बढ़ते हैं आगे, सुनो ध्यान से। अब हम वापस अपनी दुनिया शुरू करते हैं। हम एक इक्वेशन दी, अरे सुन लो भाई, देखो यहां गलती होगी तो फिर आगे तोते उड़ जाएंगे, इसलिए यहां गलती नहीं होनी चाहिए। इक्वेशन है, इसको एक बार डिफरेंशिएट करते हैं, वेलोसिटी मिलती है, इसमें कोई समस्या? तो हमें वेलोसिटी मिल गई, फिर से डिफरेंशिएट किया, एक्सेलरेशन मिला। तो ये एक्सेलरेशन जो आया, क्या ये टाइम पे डिपेंड कर रहा है? इसका मतलब ये क्या है, कांस्टेंट है। और अगर ये कांस्टेंट है तो फोर्स भी क्या होगा? समझ में आ गई बात? तो आप मुझे बताइए, कोई भी चीज कांस्टेंट होने का मतलब क्या है? उसकी वैल्यू कभी चेंज ना, डायरेक्शन बदलेगा ना। अब पार्टिकल रुको चलो, डायरेक्शन में राइटवर्ड चलो, लेफ्ट तो सब भाड़ में गया। एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड चेंज ना ही डायरेक्शन बदलेगा। तो जब पार्टिकल चलता चलता यहां आया, तो जब वो यहां था तो भी एक्सेलरेशन -8 है, जब यहां रुका तो भी एक्सेलरेशन -8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही है। नहीं समझ में आई बात? तो फोर्स भी उतना ही ना। तो आपने क्या देखा कि सब फोर्स की वैल्यू -16 न्यूटन, जो कि कांस्टेंट रहेगी। हम यहां कहेंगे सब फोर्स एंड एक्सेलरेशन विल रिमेन्स कांस्टेंट। कहानी क्लियर?
अब आपसे पूछा है कि टाइम बताइए जब वो रुका, कि साहब वेलोसिटी रुकने का मतलब है वेलोसिटी का जीरो होना, हमने इसकी वैल्यू जीरो पुट कर दी, तो जैसे जीरो पुट करेंगे -80 + 16 आ जाएगा, और यहां से हमें क्या मिल गया, t बराबर 2 सेकंड पे वो रुका। अब कहां रुका, ये भी तो काम की चीज है, तो कहां रुकेगा मतलब ये हुआ कि x बराबर 0 था, ये था x बराबर 8 मीटर से चलना शुरू किया था, इनिशियल वेलोसिटी 16 मीटर पर सेकंड थी राइटवर्ड, एक्सीलरेशन लेफ्टवर्ड था 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हम अगर t की वैल्यू हमारी इस इक्वेशन में 2 सेकंड रख देंगे तो हमें कितना मिला, 24 मीटर, मतलब 24 मीटर पे रुका, और जब रुका तब भी एक्सीलरेशन तो उतना ही है ना भैया, नहीं समझ में आई बात। तो अब मान लो पार्टिकल रुका तो उल्टा चलेगा ना, तो हम कहां थे, एक बॉल को मैंने 30 मीटर पर सेकंड से ऊपर फेंका, कितने सेकंड में रुकेगी, 3 सेकंड में। क्या 3 पे जमीन पे वापस भी आएगी, आएगी ना, तो ऊपर जाके नीचे आने का टाइम कितना लगा। आप सब इससे पूछो कि साहब यहां से यहां जाके रुका 2 सेकंड में, तो अगले 2 में यहां आ जाएगा वापस, नहीं समझ में आया। अगर आप नहीं माने तो बताओ यहां इसकी वेलोसिटी कितनी है, +16, बोलो। अगर यहां वापस पहुंचा, अच्छा मैंने बॉल को 30 से ऊपर फेंका था, तो जमीन पे 30 से टकराएगी ना, तो अगर ये कांस्टेंट रिटार्डेशन, या उसमें रिटार्डेशन कितना था, नीचे 10, इसमें कितना है 8, कांस्टेंट है ना, तो अगर ये 2 सेकंड में रुका तो 2 सेकंड में यहां आना हक है। अगर आपसे पूछूं कि साहब बताइए 2 सेकंड में रुका और 2 सेकंड में मान लो यहां आया, तो 4 सेकंड में क्या उसका पोजीशन वापस 8 मीटर होना चाहिए, पुट करो 4 सेकंड यहां। अरे वही आएगा, टी की वैल्यू 4 पुट करो, ये कितना बना, -64, बोलो भैया, तो ये -64 बना, और ये कितना बना, तो ये क्या हो गया, 50, तो जहां था वहीं आ गया ना, नहीं समझ में आया, पक्का, गड़बड़ मत करना फिर वापस, आ गया तेरे समझ में। अब तो मुझे एक बात बता, 4 सेकंड में उसका डिस्प्लेसमेंट कितना, 4 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट कितना, 180 डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन बता, 4 dx डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, हाँ, तो क्या पार्टिकल जहां था वापस वहीं आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट कितना, नहीं आया, 0.4 सेकंड में था, कैंसिल हो गया। अरे जो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, 0, क्यों जहां था वहीं आ गया ना। डिस्टेंस ट्रेवल कितना, कितना, क्या 8 मीटर से चला था, क्या 24 पे रुका, क्या 8 से 24 जो बना वो 16 था, तो 16 गया 16 आया, नहीं समझ में आया। तो ध्यान से सुनना, अगर आपने इस इक्वेशन को यूज किया तो ये पोजीशन की इक्वेशन किसकी, ये पोजीशन बताएगी, और फाइनल माइनस इनिशियल क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट, नहीं समझ में आया। तो जरा मुझे एक बात बताइए, अगर मैं आपसे कहूं, ध्यान समझना, तो 8 t इक्वल्स टू 2 सेकेंड, डिस्टेंस इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड, अरे 2 सेकंड में तो वहां रुका ना, कितना भाई, 16 मीटर ना, 24 -8 से चला था, 24 से पहुंचा ना यार, ऐसे मत करो भाई, नहीं समझ में आई बात, कहानी क्लियर, अब समझना, 8 t इक्वल टू 5 सेकंड, नहीं 5 नहीं सॉरी, 3 सेकंड। अब बताओ 3 सेकंड पे पोजीशन कितनी है, कि साहब यहाँ टी की वैल्यू 3 पुट करो, तो एक्स इनिशियल तो कितनी थी, एक्स इनिशियल तो वही है ना 8, एक्स फाइनल की बात करते हैं, टी की वैल्यू क्या पुट करेंगे 3, तो -4 इंटू 9 प्लस 16 इंटू 3 प्लस
8 कितना आया? पक्का? कर लूं भरोसा? 20 मीटर। तो बताइए यहां से ये कितना है? 24। बोलो भैया। तो यहां कहीं 20 होगा ना? तो ये x बराबर 20 मीटर है और t बराबर 3 सेकंड पे ये यहां है। अरे पार्टिकल घूम के वापस आया है ऐसे भैया, समझा करो, इधर चल रहा होगा अभी। नहीं समझ में आया? अब बताओ डिस्प्लेसमेंट कितना? 12। यहां से इसको ज्वाइन करो। डिस्प्लेसमेंट 12 है। ऐसे हाथ वाथ मत घुमाओ। 24 मीटर पे है ना, वहां देखो 24 है ना, अब 3 सेकंड पे 20 है ना, t बराबर 0 पे कहां था? अभी कहां है? तो है कितना वो? धन्यवाद। डिस्टेंस कितना? कि साहब 8 से चला, 24 पे रुका और वापस 20 पे आया, तो 4 उल्टा भी जुड़ेगा ना। तो लेंथ ऑफ द पाथ कितना बना? कि साहब यहां से यहां कितना है? 16। इधर कितना आ गया? तो डिस्टेंस कितना? तो डिस्प्लेसमेंट क्या था? 12। नहीं समझ में आई बात? समझ में आ गई बात? तो सुनो ध्यान से। डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो तो x फाइनल माइनस x इनिशियल है, तो 20 माइनस 8 बराबर 12 मीटर है। एंड डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस इज द लेंथ ऑफ द पाथ ना। अब देखना पड़ेगा कहां रुका था। कहां से चला? 8 से। कहां पहुंचा? 24 पर। कितना चला? 16 के बाद उल्टा कितना आया? नहीं समझ में आया? तो हम क्या लिखेंगे? 16 प्लस 4 बराबर 20 मीटर। क्या? t बराबर 3 सेकंड पे तो डिस्टेंस निकाली 20 मीटर। सोलह क्यों होगा? यार तुम क्लास में बैठते हो झक मारते हो, मतलब क्या करते हो तुम? कहां रहते हो क्लास में? 50 बार कह चुका हूं वो पोजीशन की इक्वेशन है। वो इक्वेशन काय की है? वो तो पोजीशन बताएगा ना, डिस्टेंस बताया गया हो। डिस्टेंस क्या होता है? लेंथ ऑफ द पाथ। उसमें कोई भी टी की वैल्यू पुट करोगे ना, वो एक्स कोऑर्डिनेट पे पोजीशन बताएगा कि एक्स कोऑर्डिनेट पे वो कहां है। डिस्टेंस क्या होता है? एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ। नहीं समझ में आई बात? एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ। तो देखना पड़ेगा कि अगर वो एक ही तरफ चल रहा समस्या नहीं थी। अगर एक ही तरफ चल रहा तो कभी समस्या। समस्या कब है? जब लौट के वापस आया। और लौट के वापस आने की पहचान क्या है? इक्वेशन में कहीं ना कहीं माइनस होगा। नहीं समझ में आया? कुछ समझ में आया? पक्का? सोच लो। वो भाई साहब पता नहीं कहां है दुनिया में। This is the equation of position. It will give the position. That means the position at or x coordinate. कि x की वैल्यू क्या है किसी भी टाइम t पर? x की वैल्यू से क्या लेना देना आपको? डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालोगे? डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर joining initial to, तो फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन विल गिव द डिस्प्लेसमेंट मैग्नीट्यूड। एंड व्हाट इज द डिस्टेंस? लेंथ ऑफ द पाथ। लेंथ ऑफ पाथ देखोगे ना कहां चला। यहां से करीब चला था, 2 सेकंड में यहां रुका, तो ये कितना चला? 8 से चला 24 पे पहुंचा। कितना चला? फिर उल्टा भी आ गया ना। ये x बराबर 20 मीटर है ना, चला 8 से था ना, तो अगर यहां से चला 24 और वापस आया 20 तक, तो ये उल्टा कितना है? तो 16 और 4 20 ना गरीब। पहले भी अपन ने ये बताया था ना। हाँ यही था, यही था। अरे यार ऐसा नहीं कर सकते तुम लोग।
हालांकि तुम ऐसा करते हो, वो शाहरुख खान, मुझे पता है, मेरे को पता लगा बाहर अभी। है क्या ये? सोच ले, पिटाई तेरी होगी बाहर जाके। अभी कल लड़ लिया, इतना समझाया बच्चों को, हर पेज में समझाता, बस झगड़े मत किया करो भैया, क्यों झगड़ते हो? वो पुलिस वाले जब जूते मारते हैं ना, तो सारी इज्जत जमीन पे आ जाती है। नहीं समझ में आई बात? यहाँ तुम्हारे क्लास में बैठा हुआ, तुम्हारी टेबल पर किसी ने पेन उठा लिया, गिर गया, धक्का लग गया, नहीं समझ में आएगा? ठीक है, अच्छा तेरे मेरे आंखें निकाली, वो शर्ट पकड़ लेगा, फिर दो मार देगा, तो वो पुलिस उठा ले जाती है। ये कॉर्पोरेट है, ये रहम नहीं करते हैं यहाँ, सीधा इनको। भाई एक बात बताओ, मालिक जब बैठा होता है ना, तो मालिक तो 10 चीजें सोचता है। यहाँ मालिक बैठे हैं बेंगलोर में, और बेंगलोर में मालिक बैठे हैं जापान में, जिन्होंने फंडिंग की है। सो उनको क्या चाहिए? उनको झगड़े नहीं चाहिए, वो पंगा नहीं लेना चाहते फालतू का, चाहिए ही नहीं। वो सीधी बात करते हैं, क्लियर है मामलों को, लिखे हुए सब रूल्स। झगड़ा करोगे पुलिस को सपोर्ट कर दिया जाएगा, पर तुम देख लेना, हमें झक मारनी पड़ती है 2-3 दिन में, पुलिस थाने छुड़ाना पड़ता है बच्चों। यहां जरा सा किसी ने गुस्से में देख लिया ना, ओ भाई साहब, ऐसा ईगो हर्ट करता है ना, ईगो, सेल्फ रेस्पेक्ट कुछ नहीं तुम्हारे पास, चवन्नी भी। सेल्फ रेस्पेक्ट आगे इनके 3 सवाल, तो डिस्टेंस तो पता नहीं लगती। तो जबरदस्ती का ईगो। अगर कोई मस्ती मजाक कर रहा है, उसको वहीं छोड़ दो ना, मस्ती मजाक, मस्त रहो यार। अब देखो, मैं एग्जैक्टली सेम, पर ये सवाल अभी पूरा नहीं हुआ है, गलत बात। वर्कडन क्या होता है, तू बता। हाँ, वर्कडन क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो भैया याद दिलाने पे याद नहीं आना चाहिए, वो असिस्टेंट नहीं मिलता टीचर, तो याद दिलाएगा बेटा गड़बड़ कर बेटा, वो पोजीशन मिली थी, डिस्टेंस निकला। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स, द फर्स्ट डेफिनेशन मैथमेटिकली एफ डॉट एस। और एक और चीज होती है, वर्क डन इक्वल टू चेंज इन। जरा मुझे एक बात बताइए, ध्यान समझना, पार्टिकल का मास कितना दिया? पक्का? पार्टिकल की इनिशियल पोजीशन क्या? सुर मत मिलाना, भेजे में आना चाहिए, 8 है ना पक्का? इनिशियल वेलोसिटी क्या? कितनी इनिशियल वेलोसिटी? बैठ जाना तू, 16। इनिशियल वेलोसिटी कितनी? पक्का? 16 का स्क्वायर क्या होता है? 256। पक्का? तो बताओ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी? हाफ एम वी स्क्वायर। अरे यार, हाफ एम वी स्क्वायर, 256 ना। हाफ इज कैंसल बाय एम, एम से नहीं, एम 2 था, 2 से 2 कैंसिल हुआ है। बोले हाफ एम कैसे कैसे, हाफ एम वी स्क्वायर की वैल्यू क्या मिलेगी? पक्का ना? बहुत बहुत धन्यवाद। एक बात बताइए, जब ये रुका तो कहां रुका? 20। पक्का? जब रुका तब काइनेटिक एनर्जी कितनी? इनिशियल कितनी थी? 200। चेंज कितना? बदतमीज, -256। यार तुम वो गलत हो गया, पता है तुम्हें? वो हो चुका है गलत, वहां पहला ऑप्शन 255 लिखा हुआ है, और तुम्हारा तो 256 ही आया। एग्जाम में भैया खुशी का ठिकाना नहीं होता, जो हमारा आंसर आया वो दिख जाए। तो चेंज होता है फाइनल माइनस, फाइनल 0 था, इनिशियल 256, तो माइनस। क्या चेंज इन काइनेटिक एनर्जी वर्क डन के बराबर होती है? तो व्हाट शुड बी द वर्क डन? -256 जूल। कहां निकली है? अब प्रूव करोगे -256 जूल है, प्रूव करना पड़ेगा ना। कैसे? आप देखिए, जब आप यहां थे तो फोर्स लगा 16 न्यूटन, फोर्स इधर लगा, यहां से पहुंचा यहां, 2 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट कितना? 16। फोर्स कितना? 16, दोनों अपोजिट, तो वर्क डन नेगेटिव। तो -16 इंटू 16, 256।
नहीं समझ में आया? पक्का कर ले ये। अभी किसके समझ में नहीं आया बताओ मुझे? मैंने क्या कहा? दिस इज नॉट अ सिंगल क्वेश्चन, दिस इज अ चैप्टर। इतने कंसेप्ट हैं इसके अंदर, ऐसे 4 सवाल जीवन सुधारने के लिए काफी होते हैं। सही बता रहा हूं मैं आपको, सब दिखता है, किधर चला, कहां रुका, सब कर लिया आपने इसमें। यही है इसमें, पता है, कंसेप्ट से सवाल भी कर पाओगे, डीप थिंकिंग वाले भी कर पाओगे, रीजनिंग बेस्ड भी कर पाओगे, स्टेटमेंट वाले कर पाओगे, न्यूमेरिकल भी कर पाओगे, अगर आप इस सवालों की प्रैक्टिस करते हैं। यही सिखाते हैं, और इन्हीं की प्रैक्टिस करनी होती है बार 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 बार। फिर देखो सवाल बहुत आसान लगते हैं सारे। अब एग्जैक्टली सेम सवाल में वापस दे रहा हूं आपको, ठीक है? अब आपको करना है, अपनी पहले वाली इक्वेशन क्या थी ये? हाँ ठीक। इस बार अपन क्या करते हैं, 2 पैरेलल लाइंस बना लेते हैं ना, ताकि हमारा पार्टिकल का लोकेशन हमें मिल जाएगा, ऐसे ना। चलिए साहब सुनिए ध्यान से। सबसे पहले कहानी तो वही, पहली कहानी तो क्या है बताइए? v कितना? dx बाय dt, क्या वैल्यू मिलेगी? -6t + 12 मीटर पर। तो v इनिशियल कितना? 12 मीटर पर सेकंड। एक्सेलरेशन कितना? -6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कहानी क्लियर? अच्छा मास वापस वही देते हैं, m = 2 kg। कितना है? तो बताइए फोर्स कितना लगा? m है ना, कितना मिला? -12 न्यूटन। क्या ये क्या? मतलब फोर्स एम भी कब से होने लग गया? अच्छा वो न्यूटन मर गया। आज मर जाता वो सुसाइड कर लेता। एम भी होता है या एम ए होता है? धन्यवाद। ये दोनों चीजें क्या है? कांस्टेंट। कैसे कांस्टेंट है कि सब टाइम पे डिपेंड नहीं कर रही, तो इनकी वैल्यू चेंज। चलिए साहब एक और काम करते हैं, एक्स इनिशियल क्या है? 5 मीटर ना। चलिए काम करते हैं, यहां पर हम शो करते हैं x बराबर 0, राइट? और यहां शो करते हैं t = 0 पर पार्टिकल x बराबर 5 मीटर पर है। और जब पार्टिकल यहां है तो उसकी वेलोसिटी किधर है? इधर है ना। तो कितनी है बताइए? 12 मीटर पर सेकंड। एक्सेलरेशन इधर है ना, -6 मीटर पर। कहानी क्लियर? हालांकि आपने डायरेक्शन बता दी तो आप सिर्फ 6 भी लिख सकते हो, क्योंकि माइनस जो डायरेक्शन ही बताता है। कहानी क्लियर? अब बताइए, यहां बात करते हैं दूसरा पार्ट, टाइम आफ्टर विच पार्टिकल कम्स एट रेस्ट। बताइए, तो v की वैल्यू क्या पुट कर देंगे? 0। अगर v की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो 0 = क्या आएगा? -6t + 12। तो t बराबर क्या आ गया? 2 सेकंड पे रुका। आई बात समझ में? अब बताओ पोजीशन बताओ, एक एट t = 2 सेकंड, x की वैल्यू बताओ कितना आया? 17। पक्का? पक्का ना? तुमने सोल्व किया है? 2-4 लोगों ने सोल्व किया, हाँ हाँ 17 ही आएगा, क्योंकि ये सच ही बोलते हैं हमेशा। टी की वैल्यू क्या पुट करोगे? ये कितना बना? -12। हेलो 24।
तो +12 और 5 17। क्या 17 मीटर पे रुका? तो मान लेते हैं कि ये 17 मीटर है। क्या ये t इक्वल टू 2 पर x बराबर 17 मीटर पर वेलोसिटी 0 हो गई। बोलो ना भाई। और तब एक्सेलरेशन कितना? -6। हाँ, अब गड़बड़ मत करना। हाँ जी, अब समझना। क्या पार्टिकल यहां से उल्टा चलना शुरू कर देगा? पार्टिकल इधर घूम लिया, पहले तो इधर चल रहा था ना, पक्का। t बराबर 3 सेकंड पे देखते हैं, ठीक है। वेलोसिटी एट t इक्वल टू 3 सेकंड, तो t की वैल्यू 3 पुट करो। v इक्वल टू -6 इंटू 3 प्लस 12 कितना आएगा? -6 मीटर पर, ठीक है। अच्छा, पोजीशन बताओ तब। x क्या पुट करूंगा? -3 इंटू 3 का स्क्वायर 9 प्लस 12 इंटू 3 प्लस 5 कितना आया? पक्का 14। तो देखो ये कितना, x बराबर 5, ये x बराबर, तो कहीं ना कहीं यहां कहीं होगा t इक्वल टू 3 सेकंड पर x बराबर कितना आया? 14 मीटर। बोलो भैया। कहानी क्लियर ना? अब समझिएगा ध्यान से। अगर आपसे कहा जाए कि पार्टिकल यहां है, अब पार्टिकल यहां है तो क्या वो इधर चल रहा होगा? कितनी वेलोसिटी? -6 मीटर, पक्का, मीटर पर सेकंड है ना? समझ में आ गई बात? और एक्सेलरेशन भी इधर ही है ना, वो भी 6 ही है। बोलो भैया। कहानी क्लियर? अब समझना ध्यान से। नंबर 2, नंबर 3 हो गया। नंबर 4, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट इन 2 सेकेंड। 5 से चला था, 17 पे रुका, 12 ना? क्या दोनों 12 मीटर ही होंगे? पक्का ना? अब आते हैं 5वें नंबर पर, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट एट t इक्वल टू 3 सेकेंड। अब समझना समझना समझना, रुको रुको रुको। क्या ये 14 मीटर है? देखो 5 से चला, 5 से चला ना, यहां से ये कितना है? 12, उल्टा कितना आया वापस? 3 ना? तो 12 और 3, ये होगा 3 मीटर और ये होगा 12 मीटर। कहानी क्लियर? तो 12 प्लस 3, डिस्टेंस कितना? 15 मीटर। और डिस्प्लेसमेंट तो चला यहां से था, यहां पहुंचा। बोलो। तो डिस्प्लेसमेंट है 9 मीटर। नहीं समझ में आया? पक्का? अब बताइए। वर्क डन इन 2 सेकेंड, आप लिखेंगे W इक्वल टू फोर्स कितना है? बोलो। तो -12 इंटू डिस्प्लेसमेंट 12 है ना, -100 जूल ना? बोलो। काइनेटिक एनर्जी एट t इक्वल टू 0, हाफ एम इंटू 12 का स्क्वायर ना, ये कैंसिल ना, 144 जूल। काइनेटिक एनर्जी एट t इक्वल टू 2 सेकेंड, 0। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी -144 जूल। ये बात है। तो उम्मीद है आप इस 2 सवालों पर अच्छे से मेहनत कर लेंगे। नहीं करोगे? हाँ, प्रैक्टिस कर लेना बढ़िया से। हेलो। हाँ जी। आपकी क्लास में मस्ती मजाक सिर्फ इसलिए रखा जाता है कि आप फिजिक्स का प्रेशर फील ना करें। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि हम खुद अपने ओरिजिनल टास्क से डाइवर्ट हो जाएं। हेलो। हाँ,
जितना मस्त रह के खुश रहोगे पढ़ोगे उतना प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। लेकिन याद रहे, अगर मेरा पेन, यूज एंड थ्रो वाला पेन, ये पेन जो है ये 2 या 3 दिन से ज्यादा चल रहा है तो मैं पढ़ाई नहीं कर रहा हूं। मैक्सिमम 2 दिन चल रहा है ये, इतना घोटना पड़ता है, फिर आप टाइम पास कर रहे हो। हेलो, क्लियर सुन लेना इस बात को। कई बार आप बिलीव नहीं करोगे, सुबह 3:45 बजे उठने की आदत थी मेरी, 3:45 बजे उठा, 4 बजे पढ़ने बैठता था, और शाम को 10 बजे किसी भी कंडीशन में सो जाना है। तो सुबह पेन रिफिल डालता था, एक समय टाइम तो रिफिल आती थी, वो रिफिल डालता था, शाम तक खत्म हो जाती थी। इतना प्रैक्टिस करते थे, तब जाके सरवाइव करेंगे। यहां लोग ऐसे शक्ल देखते हैं, हाँ ये हो जाएगा, अब ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, फिर एग्जाम में भी हो जाएगा। थैंक यू सो मच।